हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का थर्ड चैप्टर, हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं, फ्रांस की क्रांति। ठीक है, तो सब रेडी हैं? आज का जो चैप्टर है आपको काफ़ी फोकस से पढ़ना पड़ेगा और साथ में पेशेंस भी रखना है। जल्दबाजी में इसको नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ने से ज़्यादा समझने पर ध्यान देना है। और इसमें बहुत लंबा चैप्टर है, इससे सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन भी आते होंगे और जनरल कंपटीशन में तो भाई भर भर क्वेश्चन आते हैं इससे। तो काफ़ी आराम से पेशेंस, इसको ध्यान से पढ़िएगा, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ने के बाद जो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में क्या कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, उसको भी बनाने की कोशिश करना, खुद से बन जाएगा अगर अच्छे से पढ़ोगे तो। ठीक है, मैंने जो भी क्रीम था समझ लो, बुक से एकदम छाट के, बुक पढ़ोगे तो बहुत भार पड़ेगा, सब मैंने निकाल दिया क्रीम और आपके लिए मैंने लाया हूँ लिख के। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। फ्रांस की क्रांति, पहला सवाल तो ये है कि फ्रांस की क्रांति हुआ कब था, तो दिमाग में डालना है 1789। और इसी समय में क्या हुआ था, अमेरिका आज़ाद हुआ था और यहाँ स्टार्ट हो गया था 1789 में फ्रांस की क्रांति। क्लियर है? 1789 में अमेरिका आज़ाद हुआ था, पिछले क्लास में मैंने बताया था। और उसी समय जैसे ही आज़ाद हुआ फ्रांस की क्रांति शुरू हो गया। क्लियर है? फ्रांस की क्रांति में हुआ क्या, तो राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया। राजतंत्र यानी कि जो राजा की पावर हुआ करती थी, जो राजा राज करता था, वो सब चीज़ हटा दिया गया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बातें करी गई कि हम लोग सब आज़ाद हैं, सबको समानता मिलनी चाहिए, बंधुत्व यानी भाईचारे की भावना से सब कोई रहें, लड़ाई झगड़ा ना करें। सिद्धांत था, एक सिद्धांत था जिसको फॉलो करा गया। सिद्धांत ये था कि आदमी स्वतंत्र पैदा होता है। ये काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर दम फैल गया। लोगों ने ये बातें सोची कि आदमी जो स्वतंत्र पैदा होता है, इसलिए कोई इस पर कोई हक नहीं जमा सकता, कोई इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकता। वो आज़ाद है, स्वतंत्र है, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, बंधुत्व मिलना चाहिए। यानी कि आदमी स्वतंत्र पैदा हुआ है तो उसको स्वतंत्र रहने का भी अधिकार है कि नहीं? अब बात करते हैं, अब देखो फ्रांस की क्रांति और अमेरिका थोड़ा सा रिलेटेड है एक दूसरे से, इसलिए अमेरिका के बारे में थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। अमेरिकी क्रांति कब से कब हुआ था, तो 1776 से लेकर 1783 तक ये चला क्रांति। और उसके बाद 1789 में क्या हुआ था, इसका अमेरिका क्या हुआ था, संविधान बन के रेडी हो गया था। और इसी समय क्या हुआ था, फ्रांस ने क्रांति स्टार्ट कर दी। एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि ये कि जब अमेरिका अपना क्रांति लड़ा, स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहा था, जो भी स्वतंत्रता क्रांति लड़ रहा था ये, तो उसमें फ्रांस का बहुत बड़ा योगदान है। फ्रांस ने इसका सपोर्ट किया पीछे से, ताकि ये इंग्लैंड को हरा सके, है कि नहीं? तो हेल्प करने में पैसे खर्च होते हैं, मैन पावर खर्च होते हैं, तो ये सारी बातें थोड़ा ध्यान रखनी है। तो फ्रांस और अमेरिका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख के चलना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में है लिखा हूँ मैं कि 18वीं शताब्दी में फ्रांस शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। ऐसा नहीं कि नॉर्मल था, ये शक्तिशाली था, बहुत पावरफुल था। इसके अंडर में उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी द्वीप समूह और अफ्रीका के मेडागास्कर टापू इसके अधीन आता था। इस सब पे इसका कंट्रोल था। लेकिन क्या हुआ, सत्ता उसमें काफ़ी मजबूत था, लेकिन फिर क्या हुआ, इसने हेल्प करा अमेरिका को, स्थिति खराब हुई, पैसे कर्ज डूब गए, मतलब कर्ज वर्ज लेना स्टार्ट कर दिया। और कर्ज बढ़ गया देश के ऊपर, तो इसने क्या करा, जो लोअर लोग हुआ करते थे, जो आम लोग हुआ करते थे, उनसे से क्या हुआ, टैक्स वसूलना शुरू किया, भारी भारी टैक्स वसूलना शुरू किया। समझिए? तो इसी कारण से क्या हुआ, लोग नाराज़ हो गए, लोग गुस्से में आ गए, तो उन्होंने क्या कर दिया, फ्रांस की क्रांति स्टार्ट कर दिया। तो ये सारा ओवरऑल क्या था, ये आप समझ लो क्या था, ये परिचय था एक तरह से। अब पढ़ते हैं इसका डिटेल में, फ्रांस की क्रांति का कारण क्या था। बहुत सारे कारण है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कारण है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो आता है क्वेश्चन उसमें तो गारंटी आएंगे कि फ्रांस की क्रांति के कारण बताओ, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव भी इसमें भर भर के आने वाले हैं। तो पहला कारण है आपका राजनीतिक कारण, ध्यान से देखिएगा। राजनीतिक कारण यानी कि पॉलिटिकल फैक्टर क्या थे, ये ध्यान देने की बात है। देखो क्या था, पहले देखो राजतंत्र कैसा था, राजतंत्र तो था ही। फ्रांस की क्रांति जब आज़ाद नहीं हुआ था, लोग आज़ाद किस लिए चाहते थे, राजतंत्र को हटाने के लिए। तो उस समय क्या हुआ करता, जब आज़ाद नहीं था तो उसमें क्या था, राजतंत्र होता। राजतंत्र का मतलब राजा का पावर, राजा हुआ करता था, वही सारा कंट्रोल करेगा। स्टार्टिंग में था लुईस 14वां, ये ध्यान देने की बात है, लुईस 14वां जो कि बुर्बो राजवंश का था, ठीक है। इसके समय में फ्रांस की स्थिति बहुत बेहतर था, ऐसा नहीं खराब था, बहुत अच्छा था। लेकिन क्या हुआ, इसका बेटा बना, बेटा के बाद इसका पोता बना। ऐसा सिद्धांत होता है, जब राजा वाले बात चीज़ में जाओगे क्या होता है, उत्तराधिकारी जो बनता है वो राजा का बेटा ही बनता है। तो देखो लुईस 14वां के बाद आया लुईस 16वां, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लुईस 16वां कब आया था, ये आपसे पूछ सकता था। 1774 में ये क्या करा था, फ्रांस के राजगद्दी पे बैठा 1774 में लुईस 16वां। ये बड़ा बेकार नेता था, मतलब बड़ा बेकार राजा था, मान के चलो, निरंकुश था, कोई इसको मतलब नहीं, राज कैसे चलेगा क्या चलेगा, हम सिर्फ अयासी करें। फिजूल खर्च बहुत ज़्यादा करता था, और साथ में क्या था, अयोग्य था, ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि कैसे देश चलता है क्या चलता है, कोई इसको पता आता नहीं था। आराम से इसका ऐस मौज करता था, जनता यहाँ टैक्स भरे और ये यहाँ आराम से उड़ाए पैसे, ऐसा बात था। फिर इसने क्या चला, आगे चल कर ऑस्ट्रेलिया की रानी से शादी कर दिया। देखो यहाँ गड़बड़ हो सकता है बच्चों से, कि बच्चे ऑस्ट्रेलिया जब ऑस्ट्रेलिया याद कर लें,
ये दोनों कंट्रियाँ अलग अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, तो कन्फ्यूज़ नहीं करना है आप लोग को। तो ऑस्ट्रिया की रानी जिनका नाम था मेरी अंत्योनेत, मेरी अंत्योनेत, ये पूछ सकता है आपसे कि ऑस्ट्रेलिया के महारानी का नाम बताओ जिसका शादी लुईस सुलामा से हुआ था। तो मेरी अंत्योन, क्या नाम है, मेरी अंत्योनेत, क्लियर है, ये नाम था। ये भी अच्छी नहीं थी, ये भी इसका महारानी थी, ये महाराजा से शादी हुआ, ये भी बहुत उसी तरह बहुत खर्चीली थी, जो मन में आता था ये भी करती थी, आयासी वगैरह ये भी ज़्यादा करती थी, तो ये भी बहुत गड़बड़ थी। अब देखो क्या प्रॉब्लम था, राजनीतिक कारण बहुत सारे कारण हैं। अब जो लुईस सुलामा के जो अधिकारी थे, लगभग 15,000 ऐसे अधिकारी थे जिसको ऐसे ही रखा गया था, ना उसको कोई नॉलेज है ना कोई काम करता, यूजलेस था वो। लेकिन वो राजा है तो राजा की फैमिली से आता है, तो जिसको मन उसको बना दिया गया। नहीं देखते हो कि खानदानी लोग हैं, उससे फैमिली से कनेक्टेड है, तो लोग क्या करते हैं, नौकरी में अपने आप को लगा देते हैं, कह रहे चलो मेरा फैमिली से बैठे रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो 15,000 ऐसे अधिकारी थे जो कि यूजलेस थे, और उन पर 9% खर्चा होता था, मतलब जितना भी धन था देश का उस साल का 9% इन यूजलेस लोगों पे खर्च होता था, कोई काम धंधा नहीं करते थे। ये सारे कारण हैं। फिर देखो क्या राजनीतिक कारण में इसको अमेरिका वाले पार्ट को भी ऐड कर दो, क्योंकि अमेरिका को आज़ादी करने में लगभग देखो कितना है, इसको पैसे लग गए भाई, देख लो। इन्हें जो नाम के लिए तो कर दिया, लेकिन सपोर्ट तो कर दिया, लेकिन खर्च कितना पड़ता है, 10 अरब लिब्रे। लिब्रे क्या है, तो ये लिब्रे है जो कि फ्रांस का मुद्रा है। तो 10 अरब लिब्रे खर्च होता उस समय में, सोच सकते हो। अभी की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है 1774 के समय या 1789 के समय, जिस समय अमेरिका आज़ाद होना रहा था 1789 था, या उससे पहले ही 1776 से स्टार्ट हुआ था। सोच लो उस समय की बातें हैं कि इतना अरब लिब्रे खर्च हुआ था, तो देश पड़ गया कंगाल। कंगाल हो गया तो टैक्स इसने बढ़ा दिया, और टैक्स बढ़ाया तो अच्छा टैक्स नहीं ले रहा था, गरीब लोग से ज़्यादा टैक्स, अमीर लोग से कोई टैक्स ही नहीं। फिर क्या है, संसदीय संस्था की बात होती है। संसदीय संस्था थी, ऐसा नहीं था कि संसदीय संस्था नहीं थी जो कि राजा को कंट्रोल कर सके, था, लेकिन इसका राजा कौन सुनता है भाई, राजा कुछ नहीं इसका वैल्यू देता। संसदीय संस्था जिसका नाम था स्टेट जनरल, ये आपसे पूछेगा सवाल, ध्यान रखिएगा। संसदीय संस्था था उस समय जिसका नाम था स्टेट जनरल। पहली बार जिसका मीटिंग हुआ था 1614 में हुआ था, लेकिन जो दूसरा मीटिंग हुआ, गैपिंग सोचो कितना गैपिंग हुआ, आप अंदाज लगा के देखो कितना गैपिंग हो सकता है, जितना आप सोच नहीं पाओगे उससे ज़्यादा गैपिंग हुआ। ऐसे होता है ना, हम लोग क्या, जब हम लोग यहाँ क्या होता है, संसद होता, सत्र, संसद का मीटिंग होता है, हर एक सत्र में होता है कि अगला वाली डेट आया वो आया, है कि नहीं, 18वीं 16वीं बैठक होता है ना। इस तरह से यहाँ पे संसदीय संस्था था, लेकिन इसका बैठक जो हुआ था 16 से 14 में पहली बार था। दूसरा जो बैठक हुआ या दूसरा मीटिंग हुआ 175 साल बाद, 175 ईयर। सोच लो कितना बेकार था, इसको कोई वैल्यू नहीं देता था संसदीय संस्था का। 175 साल बाद, क्यों, क्योंकि लुईस सुलामा अपने मनमर्जी करता था। लुईस सुलामा का मानना था कि ये बोलता था कि मैं ही राज्य हूँ, सोच लो, मैं ही राज हूँ, इसका मानना ये था। नहीं, ये लुईस सुलामा का नहीं मानना था, ये लुईस सुलामा के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। लुईस सुलामा के बारे में ये सिर्फ जानने का, लुईस सुलामा सिर्फ यही कि संसदीय संस्था तो उसको वैल्यू नहीं देता था। अब लुईस चौदहवां के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, जिसका दादा था, लुईस 16 का दादा हुआ होगा लुईस 14, है कि नहीं। तो लुईस 14 था, इसने क्या करा, ये थोड़ा पावरफुल था, इसके समय में थोड़ा सा फ्रांस का स्थिति बेहतर था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था, ये सब लोगों को दबा देता था, जो भी इससे लड़ने आता था उसको मार पलट के दबा देता था, कंट्रोल में रखे हुए था ये। तो लुईस सुदामा मानता था कि मैं ही राज्य हूँ, ये भी थोड़ा सा उसी तरह से था, थोड़ा सा निरंकुश टाइप का ये भी था, मनमर्जी ये भी करता था, इसका जो दादा था वो। तो ये लुईस चौदहवां का मानना था कि मैं ही राजा हूँ, और ये योग था लड़ने में, लेकिन इसका जो अधिकारी था, लुईस चौदहवां का जो अधिकारी था वो बेकार था, यूजलेस था। उसी कारण क्या हुआ, फ्रांस की स्थिति थोड़ा सा खराब होने लगी समय के साथ, क्योंकि ये तो बढ़िया था, राजा बढ़िया था, 16 लुईस चौदहवां था वो बहुत बढ़िया था, लेकिन उसका अधिकारी ही बेकार था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है पलारमा, एक संस्था बनाई गई 17 लोगों का, अभी इस पे कंट्रोल करने के लिए, जो लुईस सुलावा है ना, इस पे कंट्रोल करने के लिए पलारमा एक संस्था बनाई गई, 17 संस्थाएं कुछ बनाई गई। एक तरह से बाद में चल के क्या न्यायालय की मतलब रूप ले लिया, एक तरह से न्यायालय जैसे आजकल होता है ना, कंट्रोल करने के लिए न्यायालय कोई चीज़ गलत होता है तो फैसला सुनाता है, तो न्यायालय की तरह बन गया। लेकिन देखो ये प्रॉब्लम है, ये न्यायालय बना लेकिन कोई काम का न्यायालय नहीं बना। देखो कैसे, ये जो न्यायालय बना, इसके जो न्यायाधीश होते थे वो हमेशा कुलीन वर्ग से चुना जाता था, जो कि पावरफुल जो पैसे वाले हैं उनको चुना जाता था, ये नहीं गरीब को बना दिया जाए न्यायाधीश, ऐसा कभी नहीं होता था। और जो कुलीन वाले लोग होते पैसे के लोभी होते थे, तो लोभी लोगों को क्या, राजा महाराजा पैसा देगा उसको शांत करा देगा, यानी कि हाई कोर्ट या न्यायालय जो भी है ये भी क्या था, राजा के कंट्रोल में था, यानी बनाने से कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। ये जो पलारमा संस्था था, बनाने से कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। न्यायालय में भी क्या, राजा का ही आदमी, पैसा देकर चुप करा दिया। अब देखो इसका जो मानना था कि लुईस सुलामा का, ये केंद्रीकरण पे ज़्यादा भरोसा करता था, यानी कि सारा पावर सेंटर के पास रहे, यानी कि राजा के पास रहे, बाकी किसी के पास नहीं रहे, हम ऐसा समझ करें बाकी
जनता कष्ट करे, ये बातें थी। तो ये सारे जो है राजनीतिक कारण हो गया। क्लियर है? राजनीतिक कारण में दिक्कत नहीं होगा। दूसरा कारण पढ़ते हैं जिसका नाम है सामाजिक कारण। ध्यान दीजिएगा, सामाजिक कारण में था कि देखो समाज को बहुत पार्टों में डिवाइड कर दिया। जनरली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। फ्रांस के जो समाज हैं उसमें 3 पार्ट में डिवाइड था। स्टेट के तौर में लिखते हैं, फर्स्ट स्टेट या सेकंड स्टेट या थर्ड स्टेट लिख सकते हो, या क्लास आप लिख सकते हो, जो मन करे। तो फर्स्ट स्टेटस में जो आते थे या स्टेट्स में आते थे वो पादरी लोग आते थे जो पूजा कराते थे, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्लर्जी। जनरली का काम क्या था? पूजा पाठ कराना। पादरी को नंबर 1 पे रखा गया था। सेकंड पे आते थे कुलीन वर्ग, यानी कि नोबिलिटी लोग। नोबिलिटी मतलब नोबेल, नोबेल मतलब बहुत शानदार पैसे वाले। कुलीन यानी ये बहुत रिच हुआ करते थे, मतलब बड़े बड़े लोग, ये समझ लो। सेकंड में ये थे। थर्ड में रखा गया था व्यापारी को और शिक्षक वर्ग को रखा गया था। इनको जनरली बोला था ब्रोगलस, बुलाया था ब्रोगलस। ब्रोगलस का मतलब होता है मध्यम वर्ग, मध्यम वर्गीय इनको बनाता था। इनके बाद आता था किसान और शिल्पी को रखा गया था। किसान और शिल्पी तो समझ रहे हो क्या है? किसान का काम करे खेती करना, और शिल्पी जो हो गया घड़ा वगैरह जो बनाता है, कुम्हार वगैरह जो हो गया, शिल्पी के अंदर आ गया। ठीक है। फिर सबसे लास्ट में जो रखा गया वो छोटे किसान को रखा गया, नौकर को रखा गया, मजदूर वगैरह को रखा गया। इन सब को मतलब नीचे रखा गया, सबसे नीचे में ये लोग थे। अब देखो मध्यम वर्ग वाले जो लोग थे, व्यापारी और श्रमिक लोग जो थे, जिनको आप क्या बोल रहे थे अंग्रेजी में ब्रुगोलस या समथिंग कुछ बोल रहे थे, ठीक है, मध्यम वर्ग मान के चलो। मध्यम वर्ग का मानना था कि जो आप जो रैंकिंग कर रहे हो समाज का, और रैंकिंग आप वंश के आधार पर ना करो। जैसे कि पादरी का बेटा पादरी है तो वो नंबर 1 पे ही बने के रहेगा, तो ऐसे पे नहीं दो। मध्यम वर्ग मानता चाहता था कि नहीं, उसके वंश के आधार पर नहीं, उसकी योग्यता के आधार पर दो। जैसे पंडित का बेटा पंडित नाम, उसको फर्स्ट में नहीं रखा जाए। क्यों नहीं रखा जाए? अगर उसको ज्ञान है तब उसको रखिए समाज के पहले पायदान पे। अगर उसको ज्ञान ही नहीं है, लोल बकोल है, तो फिर क्या रखोगे उसको? फिर से नंबर 1 पे रखोगे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा लोग मानते थे लेकिन कोई फॉलो नहीं हुआ। पादरी का बेटा पादरी बना और वो भी नंबर 1 पे रहेगा समाज में। समझो, कुलीन वर्ग का बेटा कुलीन बना, वो भी रहेगा समाज के सेकंड नंबर पे। और बाकी जो लोअर वाले हैं लोअर ही रहेंगे हमेशा, चाहे वो कितने योग्य हो जाए, कितने पढ़े लिखे हो जाए, कितना भी पैसा कमा लें, समझ लो, और नीचे ही रहेंगे। ठीक है। अब देखो क्या था, कुलीन का काम था लड़ना। जनरली डिवाइड करा गया था समाज की तरफ से। कुलीन का काम क्या था? लड़ना था। पुजारी काम पूजा करना था। और साधारण वर्ग लोग थे, एक खर्चा उठाते थे सब लोगों का। यानी कुलीन वर्ग को जो लड़ने के लिए पैसा चाहिए, ये कौन देगा? साधारण लोग देगा। पुजारी को पूजा करने के लिए पैसा चाहिए तो वो देगा, खर्चा कौन उठाएगा? साधारण लोग उठाएगा। वो खुद मेहनत करेगा, पैसा से कमाएगा और टैक्स देगा, जिससे लोग क्या करेंगे? ऐश मौज करेंगे। कुल मिलाकर ये थॉट था। ये मध्यम वर्ग के लोग, इन्हें नारा लिया था समानता। एक नारा है समानता, नारा देकर क्या करा, लोगों के अंदर जोश भरा। सबने फ्रांसीसी क्रांति के समय ये समानता वाला नारा, समानता 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 बोला गया। जो सामाजिक कारण ये जो दिखाया गया, इसके अंदर सब लोग ये नारा देना शुरू कर दिया। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, अंग्रेजी में लिखा है, कुलीन के बारे में लिखा गया है। इसी को अंग्रेजी जो मैंने पढ़ाया है, ये कुलीन का मतलब लड़ना। देखो अंग्रेजी में इसको लिखा गया, द नोबेल्स फाइट, द क्लर्जी प्रे एंड द पीपुल पे। जो आम लोग हैं पे करेंगे, क्लर्जी पूजा करेगा, और जो नोबेल यानी कुलीन लोग हैं वो क्या करेंगे? फाइट करेंगे, लड़ाई करेंगे। ठीक है। ये भी नियम कानून बनाएंगे जो मतलब कुल कंट्रोल करेंगे राजतंत्र को, यही लोग। समझ गए? अब देखो तीसरा कारण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्थिक कारण। पैसे के बिना तो लड़ाई होता नहीं है, युद्ध होता नहीं है। अगर पैसा कम है तो आपको युद्ध छिड़ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो आर्थिक कारण मेरी पहला रीज़न तो यही था। युद्ध हुआ था, अमेरिका स्वतंत्र संग्राम हुआ था, उसमें क्या था? फ्रांस ने सपोर्ट करा, फ्रांस ने सपोर्ट करा तो पैसे खर्च हुए, पैसे खर्च हुए तो क्या हुआ? गरीबी आ गया। अब पैसा को मेंटेन कैसे करा जाए? तो जनता से खून चूसा जाए। तो उसका वहाँ का जो राजा था वो टैक्स बढ़ा दिया। जो लुई 16वां था वो टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। और टैक्स बढ़ाया तो गलत तो नहीं किया, लेकिन गलत कब हो गया? जब वो गरीब लोगों से ज़्यादा टैक्स लेने लगा, अमीर लोग से कम टैक्स लेने लगा। यानी कि टैक्स में असमानता की भावना रखा। जो कुलीन लोग हैं या अच्छे लोग, पादरी लोग हैं, उन लोग से टैक्स वगैरह बहुत कम या नहीं भी लेता था। और जो गरीब हैं या जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनसे टैक्स वसूलना शुरू कर दिया, तो गलत बात है। फिर देखो जो टैक्स वसूला जाता था वो क्या था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछा। टैक्स फॉरन बोलते थे। ये क्या करता था ना, जो राजा था वो चुनता था बहुत बड़े बड़े पंजीपतियों को, मतलब नियुक्ति करता था। जैसे जॉब के लिए नियुक्ति होता है ना, उसी से उन लोग को चुनता था, पूंजीपति लोग को। और उन लोगों को काम देता था कि जाओ तुम टैक्स वसूल के आओ, तुम्हारा काम है टैक्स वसूलना। तो वो रिच होता, जनरली पूंजीपति लोग हुआ करते थे। तो जो टैक्स वसूलता था, जो पूंजीपति को चुना गया, उसको क्या बोलते थे? तो एक टर्म आता है टैक्स फॉर्मर, मतलब किसान मान के चलो, कर किसान आप बोल सकते हो। मतलब समझ लो कि वो टैक्स की खेती कर रहा है, एक तरह से दिमाग में डालो तो वो सबसे जाके बारी बारी टैक्स मांगता था। लेकिन वो भी प्रॉब्लम नहीं था, टैक्स मांगना भी प्रॉब्लम है, चलो वो टैक्स को मांगना काम है तो मांगना है। प्रॉब्लम तब आ गया जो टैक्स मांगने वाला जो टैक्स फॉर्मर था, वो क्या करता था ना कि अगर राजा ने बोला है 100 रुपये टैक्स मांगने के लिए, तो जाके बढ़ा के टैक्स मांगता था।
100 के जब 120 मांग रहा, 130 मांग रहा, जो बाकी एक्स्ट्रा वो मांग रहा था वो अपने पैकेट खर्चा कर, यानी करप्शन बहुत ज़्यादा था। कभी भी वो जो राजा बोला उतना नहीं, उससे ज़्यादा ही वो मांगता था टैक्स। अब कोई इसको रोकने टोकने वाला भी नहीं था, तो इसी कारण भी क्या हुआ, लोगों के अंदर क्रोध पैदा हुआ, उन्होंने भी फ्रांस क्रांति स्टार्ट कर दी। तो ये सब रीज़न है। फ्रांसीसी क्रांति रीज़न क्यों नहीं होगा, हमसे कोई ज़्यादा शोषण करेगा तो हम क्यों नहीं फ्रांसीसी क्रांति करेंगे, क्यों नहीं क्रांति करेंगे, है कि नहीं। अब देखो बहुत सारे टैक्स लगा, इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया कि लोग तुम तबाह हो गए, ज़िंदगी इनका दम बेकार हो गया। भूमि पे टैक्स लगा दिया गया, किसान है कहाँ खेती करेंगे, भूमि पे लगाया गया टैले टैक्स, टैक्स का नाम याद रखिएगा, टैले टैक्स। अब देखो धार्मिक टैक्स भी लगाया गया, देखो हाल फिलहाल में धार्मिक टैक्स लगता है, अभी फिलहाल में कोई टैक्स नहीं लगता। क्या आपको टैक्स लगा, भूमि पे तो लगता है फिलहाल में, धार्मिक टैक्स लगता है आपको, नहीं लगता है। अगर आप हिंदू धर्म से हो, मुस्लिम धर्म से हो, कोई भी धर्म को फॉलो करो, आपको टैक्स नहीं लगता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, चंदा देते हैं, खुशी से देते हैं। कोई पर्व होता है या कोई चीज़ होता है तो हम क्या करते हैं, टैक्स नहीं देते हैं, क्या देते हैं, चंदा देते हैं। चंदा में क्या होता है, जितना मर्जी हमारा किया उतना दिया। लेकिन टैक्स में ऐसा नहीं था, टैक्स में पैसा मांगा था कि चलो प्रचार करना है या मंदिर बनाने हैं या कुछ करने हैं, तो धर्म के लिए आप टैक्स दो, धर्म को बेहतर करने के लिए टैक्स दो, धर्म का प्रचार करने के लिए टैक्स दो। इतना फिक्स है, आपको इतना पैसा देना है तो देना है, नहीं दोगे तो आपसे धर्म से निकाल दिया जाएगा, आपको अधार्मिक घोषित कर दिया जाएगा। इस तरह की बातें थी। तो धार्मिक टैक्स भी लगता था, सोचने वाली बात। और उसका नाम क्या था, उस टैक्स को क्या बोलते हैं, टीथे बोला जाता था, टीथे, टीका से याद रखना, टीथे। क्लियर है। अब इतना ही नहीं, देखो क्या करा, दैनिक यूज जो था, जनरली नमक भर तो आप डेली खाते हो, दैनिक यूज है, तंबाकू लोग खाते थे, तो नमक तंबाकू पे भी क्या कर दिया, टैक्स लगा दिया गया। उतना तो छोड़ दो, गिफ्ट पे भी, अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो तो उस पर भी टैक्स लगेगा। ऐसे भी तो लगता है, भारत सरकार में भी क्या लगता है टैक्स, अगर बड़े बड़े चीज़ों का गिफ्ट तो उस पर लगेगा। तो वहाँ था कि वो टैक्स गिफ्ट गिफ्ट पे भी लगा था, टोल टैक्स तो लगता ही है, वो भी लेते थे। ये सब बढ़ा दिया गया। फिर देखो नजराना टैक्स, ये कभी सोचा है नजराना टैक्स, आपको हंसी आ रहा होगा। जनरली क्या होता है, जब कोई विदाई होता है या किसी नया लोग से मिलता है तो नजराना दिया जाता है, जब कोई दुल्हन आती है तो उसके क्या नजराना दिया जाता है, तो उस पर टैक्स लगता है क्या, नहीं लगता है। लेकिन वहाँ क्या था, फ्रांस की क्रांति के समय नजराने पे भी टैक्स, अगर किसी को नजराना मिला तो उसमें भी सरकार को हिस्सा दीजिए आप, अगर ज़्यादा मिल रहा है तो। समझ रहे हो? ऐसा स्थिति आ गया था। तो टैक्स हर जगह से टैक्स 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 टैक्स। अब देखो औद्योगिक क्रांति उसी समय आ गया, समझ रहे हो? औद्योगिक क्रांति भी इसी बीच में आ गया। इससे क्या हुआ, व्यापारी लोग का क्या हुआ, बिजनेस ठप पड़ गया, मतलब लोगों को बेरोजगार हो गया, व्यापारी लोग के पास पैसा नहीं रहा, ये सब बातें हो गई। और लुई 16वां था कि एक क्या कहता, जनरली डिपेंड हो गया किस चीज़ पे, कर्जा देने पे और कर्जा लेने पे। अगर सरकार चलानी तो कर्जा लेता था, और भारी अतिश के साथ ब्याज के साथ क्या करता था, गरीब लोगों को क्या करता था, कर्जा देता था, और फिर वसूलता था भारी टैक्स, भारी ब्याज। तो इस पे मिले डिपेंडेंट था, इसको कोई दिमाग नहीं था, लुई 16वां के पास कोई भी राजनीतिक पावर या कोई दिमाग नहीं था ऐसा कि बेहतर कर सके। आराम से सिर्फ अयासी करना है, कर्ज लो कर्ज दो, बस। आगे बढ़ते हैं, सैनिक कारण भी है। देखो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सैनिक कारण क्या हो सकता है, देखो ध्यान से। नियुक्ति में असमानता, सैनिक तो बना दिया गया, नियुक्ति में असमानता थी, जो अमीर जो लोग हैं या कुलीन लोग हैं उसको बड़ा बड़ा पद मिलता था, अफसर वाला पद। और जो गरीब लोग हैं, जो निचले स्तर से हैं, जो मध्यम वर्ग से आते हैं, उन सबको खटवाने के लिए जब जो भी जाओ मजदूर की तरह सैनिक बनो, उनको राइफल बंदूक उनको लड़वाया जाता था। और टॉप पद पे कौन आता था, जो कुलीन थे, अमीर लोग थे, उन वो टॉप पे रहते थे, उनके अंडर में सब एक काम करता। तो ये भी नियुक्ति में असमानता थी, बहुत खराब चीज़ था। कम वेतन मिलता था, कुलीन लोग को बहुत मिल रहा है, जो गरीब लोग हैं या जो निचले स्तर के लोग हैं, सामाजिक स्तर के लोग, उनको क्या था, वेतन भी कम मिलता था, खराब भोजन दिए जाते थे। सोच लो, भोजन भी खराब, वेतन भी खराब, तो कौन नहीं चाहेगा कि सरकार को, ये राजा को हटा दें, राजा को मार दें, सोचेगा कि नहीं, हर कोई चाहेगा। तो ये भी एक कारण रहा फ्रांस की क्रांति का। नेक्स्ट पढ़ते हैं व्यक्तिगत और धार्मिक कारण भी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत और धार्मिक में देखिए क्या है, जनरली जो थे, ये देखो जो फ्रांस के लोग था ये फोर्स कर रहा था लोगों को कैथोलिक पालन करने के लिए, कैथोलिक फॉलो करो, कैथोलिक फॉलो करो। जो ये राजा महाराजा था लुइस वगैरह, ये कैथोलिक वाले पार्टी थे, ये चाहता कि सब कोई कैथोलिक बन जाए। लेकिन वहाँ के जो आम नागरिक थे या छोटे लोग थे या जो भी हैं मध्यम वर्ग के लोग थे, उसमें ज़्यादातर क्या थे, प्रो स्टेटस थे, प्रो स्टेट। ये क्या होता है, एक धार्मिक संस्था मान के चलो या धार्मिक धर्म मान के चलो, जैसे हिंदू मुस्लिम होता है ना, कैथोलिक आप मान लो, हिंदू इसको मान लो, मुस्लिम मान लो, इस तरह से आप मान के चल सकते हो। तो लोगों को फोर्स करा गया कि आप कैथोलिक को ही फॉलो करो, तो ये आपको स्वतंत्रता नहीं थी। अगर प्रो स्टेट हैं तो आप पे ज़्यादा कर लगाया जाता था, आपको ज़्यादा परेशान किया जाता था। ये सब बातें हैं। फिर देखो कि व्यक्तिगत में ये भी था कि गिरफ्तारी, गिरफ्तारी वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जिसको मन उसको उठा लेता था राजा, राजा ने ऑर्डर दे दिया कि चलो उसको उठा लेना, तक कि कोई भी आरोप लगा के उठ के उठा देना, ठीक है। तो एक टर्म इस्तेमाल होता था, लेटर्स डी कैचट, लेटर्स डी कैचट, ये जो है गिरफ्तारी से रिलेटेड है। यानी राजा के पास पावर था, राजा जो चाहेगा जिस पे चाहे कार्रवाई करवाना शुरू कर देगा, और फिर क्या होगा, उसको जेल हो जाएगा। तो इसी टर्म को बोला गया लेटर्स डी कैचट। तो ये बातें थी। अब देखो व्यक्तिगत सुनता इतना भी नहीं था, आपको भाषण देने का अधिकार नहीं था, बीच पब्लिक में जाकर आप भाषण नहीं देते, जैसे आज देते हो ना भाषण,
या यूट्यूब पे भी आप बातें बोल पाते हो खुल के। तो उस समय ये नहीं था, भाषण आप नहीं दे सकते हो, ना ही आप कुछ लिख सकते हो सरकार के खिलाफ, ना ही अपना विचार व्यक्त कर सकते हो, कुछ नहीं करो, सिर्फ आप खाओ पियो, टैक्स भरो। फिर धार्मिक स्वतंत्रता नहीं था, यानी कि ये नहीं कि हम अपना ये धर्म है तो हम इसको फॉलो करेंगे, नहीं, यहाँ पे प्रेशर रहेगा कि आपको कैथोलिक बनना है। समझ रहे हो? तो ये सारे जो है व्यक्तिगत और धार्मिक कारण हो गए। छठा रीज़न भी है, छठा रीज़न ध्यान से देखिएगा, बौद्धिक कारण। बौद्धिक कारण का मतलब ये हो कि बहुत सारे जो बड़े बड़े विचारधारा के लोग थे, इन्होंने बहुत बड़ा सपोर्ट दिया फ्रांस की क्रांति को आगे करने में, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इन्होंने क्या करा, लोगों को जागरूक करा, अंधविश्वास जो था उसको खत्म करा इन्होंने। इसमें बहुत सारे नाम हैं, जिनमें 3 इंपॉर्टेंट नाम हैं जिनका नाम है आपको याद रखना है। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं, जो कि क्या करा, फ्रांस की क्रांति को बहुत आगे लेके गया। पहला आते हैं मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू का किताब था विधि की आत्मा, जिसको अंग्रेजी में अगर बोलना चाहें तो द स्पिरिट ऑफ लॉ। द स्पिरिट ऑफ लॉ जो लिखा गया है, यानी विधि की आत्मा जो लिखा गया है, ये मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखा गया है। इस किताब में जनरली ये इन्होंने फोकस करा है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को। इन्होंने ही दिया शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, मॉन्टेस्क्यू ने। इनका मानना था कि जो पावर है वो सेंटर के पास नहीं होना चाहिए, सेंट्रल के पास नहीं होना चाहिए, किसी एक के पास नहीं होना चाहिए। जैसे राजा है तो राजा के पास नहीं होनी चाहिए, पावर को आप बांट दो सभी लोगों में। जैसे आजकल क्या होता है, जनता के पास पावर होता है, जनता चुनती है सरकार, जनता के पास पावर वोट देने का है कि नहीं। आज के क्षेत्र में लोकतंत्र में क्या है, जनता के पास पावर है, सेंटर के पास उतना थोड़ी पावर होता है। तो उस समय ऐसा नहीं था, राजा तो सिर्फ राजा, जनता के पास कोई पावर नहीं था। तो इनका मानना था कि शक्ति का पृथक्करण होना चाहिए, आम लोगों को पावर मिलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाँ, इन्होंने क्या करा, मॉन्टेस्क्यू ने एक बात और पढ़ना बोला, इन्होंने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों चीज़ों को अलग करने की बात कही। कही कि तीनों को अलग अलग स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए, सबको मिक्स ना करा जाए। कार्यपालिका अपना काम करेगा, विधायिका क्या होगा, नियम कानून बनाएंगे, और न्यायपालिका अगर कोई गलती या त्रुटि होता है तो उसको देख रेख करके वो अपना सलाह देगी या उसको जो भी है कि नहीं। तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग करने के बाद मॉन्टेस्क्यू ने करा। आगे बात करते हैं वोल्टेयर इनका नाम है। वोल्टेयर ये भी बहुत अच्छे दार्शनिक थे। इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया कि लोगों को धार्मिक जो प्रॉब्लम थी, धार्मिक अंधविश्वास था, जैसे कि चर्च वगैरह के बारे में, अगर समाज के बारे में, राजतंत्र के बारे में, राजतंत्र में अंधविश्वास है कि राजा ही बहुत सब चीज़ है, राजा ही महान है, राजा ही भगवान है, सब जो बातें थी सबको इन्होंने क्या करा, साफ करा, लोगों को बहुत बेहतर बनाया, ये मान के चलो। समझ गए? जो भी दोष था, चर्च के अंदर भी बहुत सारे दोष थे, समाज में बहुत सारे प्रॉब्लम थे, सबको इन्होंने ठीक करा। लेकिन दो बातें एक बात ये ध्यान में, जो मॉन्टेस्क्यू और वोल्टेयर थे, जनरली कहते थे समाज में सुधार चाहते थे। ये नहीं कि समाज को जो भी रूपरेखा है उसको बदल दिया जाए, नहीं, ये सिर्फ जो भी चल रहा है उसको मैं बेहतर करके चलाओ। जैसे कोई भी आप रूल वगैरह चला रहे हो, जो राजा कह रहा है करो, लेकिन थोड़ा सा उसको बेहतर कर दो। इन लोग का ये मानना था। लेकिन बीच में आ गए, फिर लास्ट में रूसो साहब आ गए। रूसो साहब थोड़ा गर्म दिमाग के थे। इनका मानना था कि पूर्ण परिवर्तन करो भाई, हम तुम्हारा राज नहीं चाहते हैं, हम अब नया नियम नया कानून बनाओ। रूसो का चाहना था कि पूर्ण परिवर्तन होना चाहिए, जनता की इच्छा की बात होना चाहिए। और रूसो ने भी एक किताब लिखा है जिसका नाम है सामाजिक संविदा। सामाजिक संविदा में इन्होंने जनता की बात की है, समाज का जो फीलिंग है, आम व्यक्ति क्या सोचता है, उसको इन्होंने महत्व दिया कि जो आम जनता चाहिए वही होना चाहिए, पूर्ण परिवर्तन करो। समझ रहे? तो बुक का नाम आपको याद रखना है कि सामाजिक संविदा, जिसको आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो, ये रूसो के द्वारा लिखा गया। मॉन्टेस्क्यू ने किताब लिखा जिसका नाम था स्पिरिट ऑफ लॉ, हिंदी में बोला जाए तो विधि की आत्मा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे दार्शनिक और भी हैं, जैसे एक दार्शनिक और जिनका नाम है दिदरो नाम है, इनका भी नाम आता है फ्रांसीसी क्रांति के अंदर, इनका भी नाम याद रखिएगा, दिदरो। इन्होंने किताब लिखा था जिसका नाम था बृहत ज्ञान कोश। अगर अंग्रेजी में लिखो तो इंसाइक्लोपीडिया, ये बहुत एग्जाम में आता है। इंसाइक्लोपीडिया का लेखक कौन है? तो दिदरो है, दिदरो। दिदरो ने लिखा है इंसाइक्लोपीडिया, बृहत ज्ञान कोश। तो ये भी लोगों को जागरूक करा। फिर बहुत सारे अर्थशास्त्री थे, ये भी बहुत समाज को बेहतर करा इन्होंने। अर्थशास्त्री में जिन दो नाम आते हैं, जिनका नाम है क्वेजनो और तुग्रो। इन्होंने क्या करा, इन्होंने फोर्स करा, मुक्त व्यापार को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की बात करा। इन्होंने बोला कि व्यापार करो, खुल के व्यापार करो, इस पर सेंटर कोई कंट्रोल ना करे। सेंटर यानी कि जो राजा है वो कंट्रोल नहीं है, जनरली हस्तक्षेप होता था, होता ही है, राजा है तो वो कुछ भी हस्तक्षेप करेगा, है कि नहीं। तो इनका मानना था कि नहीं, मुक्त व्यापार होना चाहिए, आज़ादी से कोई क्या करेगा। इसी को बोलते हैं, अंग्रेजी टर्म इसको बोलता है लेसिस फेयर। लेसिस फेयर मतलब जो मन करेगा उस चीज़ का बिजनेस करेंगे, आराम से खुल के करेंगे, इसको बोलते हैं लेसिस फेयर। के बारे में इन्होंने बात करी, क्वेजनो और तुग्रो ने इसका सपोर्ट करा। ठीक है, ये दोनों अर्थशास्त्री थे। अब देखो क्या, अब ये सारी बातें थी, कारण था, कारण तो कंप्लीट हो गया। फ्रांसीसी क्रांति का कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, और हमने बताया आर्थिक कारण, सैनिक कारण, बौद्धिक कारण, ये सारी बातें बताई। अब हम पढ़ते हैं विदेशी घटनाओं का प्रभाव क्या पड़ा। फ्रांसीसी क्रांति में बाहरी क्रांतियों का भी, मतलब जो भी बाहर की जो घटनाएं घटी उसका भी प्रभाव पड़ा। ऐसा नहीं है कि फ्रांसीसी क्रांति में कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। पहला तो प्रभाव देख लो क्या है,
इंग्लैंड को उस समय क्या हुआ था, इंग्लैंड के अंदर एक रिवोल्यूशन हुआ था जिसका नाम था ग्लोरस रिवोल्यूशन। ये 1688 में हुआ था। देखो इंग्लैंड से कैसे प्रभावित हुआ ये। 1688 में एक विद्रोह हुआ था इंग्लैंड के अंदर, या क्रांति आप बोल सकते हो। उसका नाम था ग्लोरस रिवोल्यूशन, यानी कि गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था। ये लोगों के मन में बहुत ये जगह है, फ्रांस के लोगों के मन में, कि चलो हम लोग को भी लड़ना चाहिए, हम लोग को भी आज़ादी चाहिए भाई। फिर अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, आपको मैंने पढ़ाया था पिछले क्लास में अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। तो वहाँ क्या करा था, फ्रांस के लोगों ने क्या करा, सपोर्ट करा था। फ्रांस ने सपोर्ट करा था। जनरल लाफायते जो था फ्रांस का क्या था, कमान संभाल रहा था। इन्हीं के नेतृत्व में क्या हुआ था, अमेरिका को सपोर्ट करा गया। और इसके चक्कर में क्या हुआ कि इनके अंदर क्या हुआ, वहाँ उन्होंने देखा क्या कि अमेरिका गणतंत्र हो गया भाई। तो इनको देख के इनको भी फीलिंग आया कि भाई गणतांत्रिक शासन को बढ़ावा इनको अंदर मिल गया। ये भी क्या करें, अपने देश के अंदर क्रांति की बात करने लगे। ये भी चाहते थे कि क्या गणतंत्र हो जाए, राजा राजा के पास पावर ना हो कि जनता के पास पावर चला जाए। एक प्रॉब्लम और भी हुआ। ये तो सारी अच्छी चीज़ें हैं, ख़राब चीज़ें क्या हुई, ख़राब चीज़ें धन की हानि। इन्होंने सपोर्ट करा अमेरिका को, अमेरिका को सपोर्ट करने के चक्कर में खुद का पैसा लॉस कर बैठे, तो धन की बहुत कमी आई, गरीबी छा गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, विदेशी घटनाओं का प्रभाव भी पड़ा है, तो इसको भी आप ऐड कर सकते हो कारण के अंदर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं घटनाक्रम, यानी कि जनरली पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं आखिर हुआ क्या। इस तारीख को ये हुआ, इस तारीख को ये हुआ, आज़ाद ऐसे हुआ, ये हुआ, फलना ढेकना, जो भी है आज हम इसमें पढ़ेंगे। घटनाक्रम यानी कि कौन चीज़ें कब और कहाँ हुई। ठीक है, ये तो रीज़न मैंने बताया, अब हुआ कैसे ये जानने वाले हैं। ठीक है, तो पहला घटनाक्रम है 1789 का। 1789 में तो ऑलरेडी संविधान बन चुका था अमेरिका का। 1789 में कौन राजा बना, लुईस सोलहवां बना। बेकार राजा था कि नहीं। ये क्या था, धन को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू का, उसमें क्या था, धन की कमी हो गई। लुईस सोलहवां के जिस समय राजा बना 1789 में, उसमें क्या था, धन की बहुत कमी हो गई थी। क्यों, क्योंकि अमेरिका का सपोर्ट करेगा, धन की कमी हो गई। तो क्या हो गया, 5 मई को फर्स्ट मीटिंग बुलाया गया। इस व्यक्ति ने, लुईस सोलहवां ने मीटिंग बुलाया सभी समाज के लोगों का। कब, 5 मई 1789 को इसने मीटिंग बुलाया। इसमें फर्स्ट क्लास से, यानी फर्स्ट स्टेटस, जो हमने समाज को 3 वर्गों में बांटा था ना अभी, फर्स्ट स्टेटस, सेकंड स्टेटस और थर्ड स्टेटस। तो फर्स्ट वाले से 3 लोग आए, यानी समाज के ऊपरी लोग से 3 लोग आए। सेकंड वाले से 300 लोग, यानी कुलीन वाले 300 लोग आए, पादरी हो गया और कुलीन हो गया। बाकी थर्ड कैटेगरी से कितने, 600 लोगों को बुलाया गया। ठीक है, अब सब आके मीटिंग करना शुरू किए। अब मीटिंग के दौरान देखो क्या हुआ, थर्ड ग्रुप के लोग जो थे, जो क्लास थर्ड समाज के जो लोग थे, उनका मानना था कि वोटिंग का एक टर्म लाया जाए, कि वोट के आधार पर राजा को चुना जाएगा या कुछ भी है। वोटिंग की इन्होंने मांग करी कि वोटिंग देने का अधिकार सबको दिया जाए। तो इनको पता क्या कर, धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया कि तुम वोट का अधिकार मानोगे, निकलो बाहर यहाँ से। गरीब लोग आ गए वोट मांगने, वोट दिवाएंगे ये बोल के इनको निकाल दिया गया। ये मांग रहे थे वोट देने का अधिकार मिले, इनको भगा दिया गया। अब देखो क्या हुआ, फिर से 20 जून को क्या हुआ, ये जनरली भगा नहीं दिया गया, जनरली ये गुस्सा में लोग बाहर आ गए थे। सॉरी, मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा, जो थर्ड लोग थे ये गुस्सा में बाहर आ गए क्योंकि इनका बात नहीं माना गया। ये वोटिंग का अधिकार मांग रहे थे, वोटिंग का अधिकार नहीं मिला तो क्या हो गया, ये गुस्सा से बाहर आ गए, ये मीटिंग्स में को शामिल नहीं हुए। अब 20 जून को इन्होंने फिर से मीटिंग हुआ उसी जगह पे, सेम चीज़। तो ये जाना चाह रहे थे, जो ग्रुप थर्ड के लोग हैं, क्लास थर्ड के लोग हैं, समाज के जो तीसरे पैदान के लोग हैं, वो फिर से मीटिंग में जाने के लिए सोचे कि चलो भाई फिर से मीटिंग हो रहा है तो चलते हैं। लेकिन इसे बताएं क्या हुआ, इंटरेस्टिंग हुआ कि इनको अलाउ ही नहीं किया गया। आगे राज दरबार लगा दिया गया, बहुत सारे सेना खड़ा कर दिया गया। उस समय तो रक्षक हुआ करता था, आज तो आर्मी वगैरह होती है कि नहीं। तो उस समय इनको रोक दिया गया, बोला कि आप अंदर नहीं जा सकते, मीटिंग में आप शामिल नहीं हो सकते, आप उस दिन भागे निकलो, अब आप लोग को अलाउ नहीं है। तो इन लोगों ने पता क्या करा, जो समाज के तीसरे पैदान के लोग हैं, एक टेनिस कोर्ट हुआ करता था, टेनिस कोर्ट में जाकर उन्होंने क्या करा, सभा बना दिया। जाके आप लोग सब लोग जमा हो गए, उसी को बोला था टेनिस कोर्ट शपथ, बोला था टेनिस कोर्ट शपथ। एक टर्म आएगा फ्रांस की क्रांति में, तो यही बातें आप ध्यान रखना कि एक टेनिस कोर्ट बनाया गया। टेनिस कोर्ट बनाया गया, टेनिस कोर्ट था जहाँ पे क्या है, समाज के तीसरे लोग क्या है, ग्रुप बनाया, सभा बना। और सभा के अंदर क्या हुआ, एक नेशनल असेंबली एक टर्म बनाया गया। नेशनल असेंबली जैसे मतलब गठन हुआ, नेशनल एक संस्था का गठन समझ के मान के चलो, नेशनल असेंबली बना, एक सभा बना। ठीक है, फिर क्या हुआ, सभा ने क्या बोला कि जब तक भंग नहीं करेंगे सभा के भंग, तब तक ना, लोगों ने कहा कि हम जब तक यहाँ से नहीं हटेंगे तब तक क्या हो, संविधान बन के हमको नहीं मिल जाए। जब तक संविधान नहीं बन जाएगा फ्रांस का, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। इन लोगों ने ठान लिया, टेनिस कोर्ट में ही खड़े थे, बहुत सारे लोग खड़े थे। लेकिन क्या हुआ कि अफवाह फैल गया। अफवाह या सच मान लो, दोनों चीज़ें आप मान सकते हो। अफवाह ये फैला कि जो ये थर्ड क्लास के जो लोग हैं, मतलब समाज के जो तीसरे पैदान के लोग हैं,
जो कि टेनिस कोर्ट में खड़े थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, बंदी बना लिया गया, बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, सरकार या राजा का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, तो उनको क्या बंदी बना लिया गया राजा के द्वारा। ये बातें फैल गई। अब जैसे ही फैला तो जो लोग थे नेशनल असेंबली वाले लोग, ये लोग बहुत गर्म हो गया और इन्होंने क्या करा, पूरा आक्रोश करना शुरू कर गया। और जो ये लोग थे इनका नेतृत्व कौन कर रहा था, एक तो नेता तो होना चाहिए भाई कोई आगे में, है कि नहीं, ऐसे थोड़ी ग्रुप बनते रहेगा, एक नेता होता है हर ग्रुप का। तो दो दो नेता का नाम आता है, जिसमें आया है मिराबायो और ओबेसियो का नाम आता है। दो लोग हैं, मिरबायो और ओबेसियो। मिरबायो था ये सामंत था, ये नहीं था ये ग्रुप ऐसे ही थर्ड क्लास से नहीं आता था भाई, ये सामंत था, पैसा इसके पास अमीर था, लेकिन फिर भी इसको पसंद नहीं था कि शोषण किया जाए, तीसरे समाज के पैदान के लोग या गरीब लोगों को शोषण किया जाए, इसका मन नहीं भरता था। भले ही अमीर था, रिच भी था, सब चीज़ था इसके पास, फिर भी ये लड़ने आया गरीबों के लिए। सोच लो कितना अच्छा आदमी था। तो ये मिराबायो था, ये कुलीन था, सामंत था। साथ में ओवैसी, दो लोग मिलके क्या थे, ये दोनों नेता थे जो कि पूरे को सबको लेके चले आगे। फिर क्या हुआ, 14 जुलाई की बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है ये, और एडिट आप भूलिएगा कभी नहीं। 14 जुलाई 1789 क्या हुआ, वेस्टिल जेल के आगे क्या कर लिया, दुर्ग के अंदर पड़ता है, दूरदर्शन के आगे पड़ता है, ये सब लोग गए, वो घेर लिए। 4 घंटा मारे हैं, 4 घंटे के बाद क्या पता क्या हुआ, जेल को उन्होंने तोड़ दिया। जिनको जिनको गिरफ्तार करा गया था, जो कि टेनिस कोर्ट के अंदर सभा कर रहे थे, या जो भी मान लो तीसरे पैदान के जो लोग थे, समाज के जो तीसरे पैदान के लोग हैं, तीसरे थर्ड स्टेट के लोग हैं, जिनको जिनको गिरफ्तार किया गया था, सबको इन्होंने तोड़ के बाहर निकाल दिया। बोला कि ऐसे नहीं चलेगी, तोड़ो। इन्होंने सब कैदियों को बाहर निकाल दिया गया, और उसी दिन उन्होंने घोषणा भी कर दिया 14 जुलाई को कि फ्रांस आज़ाद हो गया। तो इसलिए हम क्या बनाते हैं, 14 जुलाई को बनाते हैं हम लोग फ्रांस का आज़ादी दिवस, याद रहेगा 14 जुलाई। अब क्या हुआ, ऐसा करने से क्या हुआ कि लुइस जो किंग सुलामा था, इसका कोई पावर नहीं रह गया, राजा तो बनते रह गया, ये सारी घटना देखो, आज़ाद भी हो गया, लेकिन लुइस 16 था, ये राजा बन के ही रहा। ऐसा नहीं कि इसको राजा से हटा दिया गया, खुद को अपने राजा राजा बना रखा कि हम राजा हैं तो राजा रहेंगे, लेकिन बस किसी पावर कुछ नहीं रहा है, कुछ नहीं कंट्रोल कर सकता था। समझ गए। और जो नेशनल असेंबली थी ये मेन बन गया, नेशनल असेंबली ही क्या करती थी, अधिनियम बनाती थी। अब देखो इसी रीजन से हम क्या मानते हैं, ये जो फ्रांस की क्रांति है ये मध्यम वर्गों की क्रांति है, क्योंकि मध्यम वर्गों को क्या करते बाहर ढकेल दिया गया था, इन्होंने असेंबली बनाया, खुद ये आज़ादी की लड़ाई लड़े, 14 जुलाई को उसको बाहर भी निकाला। इसी कारण क्या है, जो मध्यम वर्ग का, इसीलिए बोला जाता है फ्रांस की क्रांति जो है मध्यम वर्ग की क्रांति है। ज़्यादा लोअर लोग भी थे, वो भी लोग पार्टिसिपेट उतना नहीं किया, हल्का फुल्का सपोर्ट करते, लेकिन मध्यम वर्ग लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम था। समझ गए। तो ये बातें ध्यान रख लिए, नेशनल असेंबली जो था ये अधिनियम यानी कानून वगैरह जो भी है यही बनाता था। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कहानी पढ़ते रहो। इन्होंने देखो बहुत बड़ा एक टर्म इस्तेमाल करा, बहुत बड़ा काम करा इन्होंने, जो नेशनल असेंबली थी। ये डेट बड़ा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सवाल में आएगा जरूर। 27 अगस्त 1789 को इन्होंने एक क्या बोलते हैं, एक राइट से क्या बोलते हैं, नियम कानून बोल सकते हो, इन्होंने लागू करा मानव और नागरिकों के अधिकार, मानव और नागरिकों के आधार कानून, अधिकार कानून लाया इन्होंने। द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, ये चीज़ें लाई इन्होंने। कितना अच्छा बात है, सबको अधिकार मिलना चाहिए, सारे नागरिकों को मिलना चाहिए। ठीक है। इसमें क्या करा गया, इन्होंने एक्सप्रेस करने की आज़ादी मिल गया लोगों को, जो मना है वो बोलिए, जो बोलना है बोलिए, हंसिए बोलिए, कोई भी धर्म आप पालन कर सकते हैं, कोई फोर्स नहीं है। आप स्पीचेज दे सकते हो समाज के अंदर, पॉलिटिक्स जो भी पार्टियाँ वगैरह बना सकते, कोई भी दिक्कत नहीं है। यानी हर चीज़ का आज़ादी मिल गया, जो भी बैंडेड था पहले राजा जो कंट्रोल कर रहा था, सब चीज़ में आपको क्या गया, फ्री छूट दे दिया गया। कितना अच्छा हो गया। फिर है बिना मुकदमा, फिर एक टर्म लाया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तारी नहीं। देखो पहले क्या था कि राजा मुकदमा चला सकता था किसी के ऊपर, उसको गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन अब क्या था कि पहले क्या था, मुकदमा नहीं चलता था, राजा जो बोल देगा उसको गिरफ्तार करना तो करना है, लेकिन इन्होंने एक टर्म लाया कि बिना मुकदमा किसी की गिरफ्तारी नहीं करें। मुकदमा चलेगा तो क्या होगा, फिर वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में वो क्या करेगा, केस लड़ेगा, उसके बाद उसका क्या होगा, गिरफ्तारी होगा या नहीं होगा। इसलिए मुकदमा जरूरी है, केस बनना जरूरी है। आज भी ऐसे होता है कि मुकदमा नहीं दर्ज करता, कैसे उसको हम अरेस्ट कर लेंगे, है कि नहीं। तो ये बड़ी बातें हैं। फिर आगे देखिए, आगे वाले पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। 1791 में एक टर्म आ रहा है, संविधान बना। किसका संविधान बना भाई, तो फ्रांस का संविधान बना 1791 में पहली बार। ऐसा नहीं कि देखो ये पहली बार संविधान बना, ऐसे दो दो बार संविधान बना, इसलिए थोड़ा सा निश्चिंत रहना है। 1791 में संविधान बना के रखा। इसमें क्या करा, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को ज़्यादा फोकस रखा गया, यानी कि जो पावर है लोगों के अंदर बांट दिया जाए, कोई एक पावरफुल आदमी नहीं रहेगा, राजा नहीं रहेगा, है कि नहीं। लुइस सोलामा जो था ये मान लिया था, इसने भी क्या करा, आगे चल के इस संविधान को मानना पड़ा इसको, भले ही राजा नहीं था, राजा तो था ही, लेकिन ये उस समय इसके पास पावर नहीं था, लेकिन फिर भी इसको क्या इसको माना गया, इसने भी क्या करा, संविधान को माना, मजबूरी बन गया इसका। अब देखो क्या है,
जो मीराबाई था, जिसके बारे में पढ़ा था, बताए थे कि नेशनल असेंबली का जो नेतृत्व कर रहा था वो क्या था, मीराबाई और ओवैसी था। जो मीराबाई था ये सामंती था, ये भी बताया था मैंने, अमीर घर से आता था ये सामंत था। ये हो क्या हो गया, ये मर गया। अब मर गया तो कुलीन वर्ग के लोगों के विरुद्ध होना शुरू हो गया। कुलीन वर्ग के लोग बहुत गुस्से में आ गए, इन्होंने विरोध करना स्टार्ट कर दिया। अब इन्होंने विरोध तो करना स्टार्ट कर दिया, इसने देखो फिर क्या करा, इन्होंने गलती कर दिया। अप्रैल 1792 में देखो क्या हुआ, नेशनल असेंबली ने ऑस्ट्रेलिया प्रसा और सेवा में क्या कर दिया, युद्ध छेड़ दिया। ये यानी जो जो इसके विरोध में थे इस सबसे युद्ध करना शुरू कर दिया। अब नेशनल असेंबली भी क्या हो गया, अपने मन से चलाने लगा देश को। ये तो गड़बड़ चीज़ है भाई। और नेशनल असेंबली ज़्यादातर क्या था, मध्यम वर्ग के लोग थे, लोअर वर्ग के लोग नहीं थे, मध्यम वर्ग के लोग थे। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो वही हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया प्रसा और सेवा में क्या युद्ध कर दिया, जैसे क्या वो जनता को बहुत कष्ट होना पड़ा। ऐसा थोड़ा कि युद्ध आप करवा दोगे और जनता को प्रॉब्लम है, जनता का बहुत कष्ट होना पड़ता है जब युद्ध होता था, खाने पीने का दिक्कत हो जाता है। तो जनता का बहुत कष्ट हुआ। और एक बात और था कि जब नेशनल असेंबली बना था तो उसमें क्या था, वोटिंग देने का अधिकार सबको नहीं था। इतना भी बढ़िया नहीं था नेशनल असेंबली जितना आप सोच रहे हो। इसमें वोटिंग देने का अधिकार सिर्फ कुलीन वर्गों को था, या जिनके पास पैसे वगैरह हैं, या ऐसे हैं जो ज़्यादा अच्छे स्टेटस लेवल के हैं, उनको वोट देने का अधिकार था। गरीब लोगों को देने का अधिकार नहीं था। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था। फिर क्या हुआ, नेशनल असेंबली का चुनाव किया जाना था, वो भी चुनाव नहीं हुआ। अब ऐसा भी होना चाहिए कि जो नेशनल असेंबली के लोग हैं उनको भी अलग से चुनाव होना चाहिए। ये थोड़ी कि 4 लोग नेशनल असेंबली के सदस्य बन गए तो वही कंट्रोल करेंगे पूरा देश, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उनका भी चुनाव किया जाना चाहा, तो चुनाव हुआ नहीं। तो बहुत सारे आलोचक थे उसमें, आलोचक के बहुत बड़े आलोचक है, जिसने तो भाई पूरा काया ही पलट कर दिया भाई। इसके बाद देखना इसने कितना खतरनाक शुरू हो गया, मार काटा स्टार्ट होगा। जैसे मूवी में होता है इंटरवल के बाद मार काट्स, तो वही वाली बात है यहाँ पे। अब कुछ लोग थे जो कि आलोचक थे, जो नेशनल असेंबली था उसको बहुत ज़्यादा वो क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये समाज छोटे लोगों के लिए नहीं है, ये मध्यम वर्ग लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया, ये वो दिस दैट, है कि नहीं। और सही बात भी था। तो ये क्या था, ये आलोचक थे, जिसमें जैकोबिन क्लब बहुत आगे है। जैकोबिन क्लब से आप पूछिए कि जैकोबिन क्लब क्या है। तो जैकोबिन क्या था, एक आलोचक क्लब था, एक आलोचक संस्था था, ये मान चल सकते हो। जैकोबिन क्लब था, ये क्या करता था, जनरली लोअर लोग इसमें शामिल थे, जो किसान हो गए, गरीब हो गए, जनरली ये लोग शामिल थे इसके अंदर, ठीक है। और इसने क्या करा, पेरिस के अंदर क्या लिखा, कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब। हाँ देखो, पेरिस के एक व्यक्ति थे, कॉन्वेंट ऑफ संत जैकोब पेरिस के अंदर है, या इन्हीं के नाम पे क्या जैकोबिन क्लब बनाया गया। कॉन्वेंट ऑफ संत जैकोब, भी पूछ सकता है कि जैकोबिन क्लब किसके नाम पे बना है, तो आप बोल देना आपको क्या, कॉन्वेंट ऑफ संत जैकोब के नाम पे बना है जैकोबिन क्लब्स, ठीक है। इसके नेता एक हुआ करते थे, नेता तो इंपॉर्टेंट है भाई, कोई भी क्लब बने तो नेता चाहिए ना। नेता का नाम था मैक्स मिलन, मैक्स मिलियम या मैक्स मिलियन, ओके, मैक्स मिलियन रॉबस्पियर। मैक्स मिलियन रॉबस्पियर, ये नाम आप दिमाग में छाप लो क्योंकि बहुत बड़ा रोल है इस व्यक्ति का। मैक्स मिलियम रॉबस्पियर, ये जो नेता था जैकोबिन क्लब का नेता था, और ये बहुत बड़ा आलोचक था। इसने स्टार्ट करा क्रांति, आतंक का राज, यानी कि मारकाट समझ लो एक तरह से। आतंक का राज इसी व्यक्ति ने स्टार्ट करा। ये मानता था कि फूड वगैरह में जो है टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, फूड का बहुत प्रॉब्लम था, सही बात भी था। लोग को खाने पीने का बहुत प्रॉब्लम था, गरीब लोग खा नहीं पा रहे थे। मध्यम वर्ग तो राज करने लगे और गरीब लोग भूखे रहने लगे, फूड का बहुत प्रॉब्लम था। ये जनरली क्या था, ये नेता तो ज़्यादा वामपंथी नेता था, ठीक है। और इसने स्टार्ट करा हिंसक विद्रोह, यानी कि हम विद्रोह करेंगे लेकिन हिंसा का इस्तेमाल करके करें। इसने क्या करा कि 14 मार्च के समय, डेट याद रखिएगा, ये समय देखिए, 14 मार्च के समय लगभग 17,000 मुकदमा इसने दर्ज करा, उसके तहत सबको फांसी दिया गया। 17,000 लोगों का मुकदमा हुआ, फिर उनको फांसी दे दिया गया। और ये देश के देखो हित में, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद थे या सुबह भगत सिंह वगैरह थे, ये क्या थे, ये भी सब भी तो आज़ादी के लड़े थे, लेकिन इनको क्या माना जाएगा, हिंसक माना जाएगा क्योंकि इन्होंने हिंसा किया। इसी तरह से ये भी था, आज़ादी के लिए नहीं लड़ रहा था, फ्रांस की आज़ादी के लिए। ये मध्यम वर्ग से अब छुटकारा चाहता था, मध्यम वर्ग के लोग कंट्रोल कर रहे थे। तो ये चाहता था गरीब लोग, सब लोग बराबरी से रहें, ऐसा नहीं कि सिर्फ मध्यम वर्ग राज करे या कुलीन वर्ग राज करे, ऐसा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। तो इसी कारण क्या करा इसने, 17,000 मुकदमा चला, लोगों सबको मैक्सिमम लोगों को फांसी दिया गया। इसने फांसी दिलवाने का काम किया। इसी अगस्त को क्या हुआ, इसने इसने क्या करा, जो रिच लोगों का था क्या था, वोटिंग देने का अधिकार था, उसको करके चेंज करके क्या करते, सब लोग को वोटिंग देने का अधिकार कर दिया। बड़ा इंपॉर्टेंट, 21 अगस्त के समय इसने क्या करा, जो वोट देने का अधिकार था सिर्फ किसको था, अमीर लोगों को था,
उसको हटा के सभी लोगों के पास ये पावर मिला कि वोट अब सबको ही देंगे। तो इस व्यक्ति का बहुत बड़ा रोल है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का। फिर इसने क्या करा, इस व्यक्ति ने देखो क्या करा, या जैकोब क्लब ने क्या करा, ये बोल सकते हो आप। 21 सितंबर 1792, देखिए 21 सितंबर 1792 नेशनल असेंबली को चेंज कर दिया गया, नाम चेंज कर दिया गया भाई। नेशनल असेंबली को बोला जाने का, नेशनल असेंबली की जगह पर नेशनल कन्वेंशन बोला जाने का, नेशनल कन्वेंशन, असेंबली नहीं कन्वेंशन, इसका नाम चेंज हो गया। क्लियर है। और राजतंत्र देखो, पहले देखा नेशनल असेंबली जब बना था तो राजतंत्र को कम करा गया था, ऐसा नहीं था कि उसको खत्म कर दिया था। उस समय लुईस 16वां राजा बना हुआ था जब नेशनल असेंबली आया था तो। लेकिन जब ये आया आतंक का राजा जो आया, यानी कि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का जो राजा है, जैकोबिन क्लब का जो राजा आया, तो इसने क्या करा, ये वाली बात को हटा दिया, राजतंत्र को सीधे खत्म कर दिया इसने, कि राजतंत्र होगा ही नहीं, कोई भी राजा नहीं होगा इस देश के अंदर। फिर देखो 21 जनवरी 1793, ये बहुत बड़ा दिन है। इस दिन क्या करा, लुईस 16वां के ऊपर मुकदमा चलाया गया और इस व्यक्ति को फांसी दे दिया गया, जो कि राजा हुआ करता था एक समय में, लोगों को प्रताड़ित करता था, और उसको क्या करा, फांसी दे दिया गया। 21 जनवरी 1793 को लुईस 16वां को पे मुकदमा चला, फिर फांसी दिया। साथ में उसकी बीवी थी, वो भी थोड़ा अयाज थी, लोगों को क्या तंग करती थी, उसको भी फांसी दे दिया गया। यानी लुईस 16वां को भी, उसकी बीवी महारानी जो थी मेरी अंत्योदय, उसको भी क्या कर दिया, फांसी दे दिया गया, यानी कि दोनों आदमी टपक गए। अब देखो क्या हो गया, अब इसने एक बड़ा काम और भी करा कि सिंगल लैंग्वेज लागू कर दिया, कि सब लोग बहुत डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे, अब पूरे देश में एक ही लैंग्वेज बोला जाएगा, वो भी फ्रेंच, सब लोग को फ्रेंच बोलना पड़ेगा, ये उन्होंने करा। फिर इसने क्या करा, पुत्रों का जो उत्तराधिकार वाला जो सिस्टम था कि हम मरे तो मेरा बेटा बनेगा, मेरा बेटा बनेगा तो मैं उसका पोता बनेगा, ऐसा नहीं, और सिर्फ पुत्र ही अधिकार कर सकते, लड़कियाँ को कोई पावर नहीं था कि लड़कियाँ के राजतंत्र संभाले या कोई भी पद संभाले। तो ये पुत्रों का जो उत्तराधिकार वाला सिस्टम था उसको हटा दिया गया। जैसे जैसे उत्तराधिकार मतलब ये नहीं कि सिर्फ राजा वाला पार्ट, जैसे घर बना, घर वगैरह में जो नॉर्मल चीज़ें हैं, जमीन प्रॉपर्टी वगैरह सब पुत्रों को दिया जाता था। तो ये पूरे देश के अंदर ऐसा करा कि सिर्फ पुत्रों को नहीं होना चाहिए, पुत्रियों को भी अधिकार मिलना चाहिए। इस व्यक्ति ने ये करा। फिर नेशनल, क्या लिखा हुआ है, मैंने ही लिखा है। फिर नेशनल कैलेंडर इसने जारी करा, देखो बहुत अच्छा चीज़ है, नेशनल कैलेंडर जारी होना चाहिए, राष्ट्र का एक कैलेंडर होगा। इसने क्या करा, 24 घंटे का कैलेंडर, मतलब 12 महीने का कैलेंडर जारी करा इसने, जो कि ऋतु के आधार पर आधारित था। जैसे मौसम होता है ना 12, उसी से रिलेटेड था, 12 इसने महीने डिसाइड करे। तो ये याद रखना कि नेशनल कैलेंडर कब जारी करा गया, तो 22 सितंबर 1792 को। पूछ सकता है आपसे कि फ्रांस के अंदर नेशनल कैलेंडर कब जारी किया, तो 22 सितंबर 1792। अब देखो क्या था, अब यहाँ हिंसा हुआ, इसने करा, हिंसा का साथ इस्तेमाल करा इसने, जो व्यक्ति था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, इसने बहुत ज़्यादा हिंसा का इस्तेमाल करा, आज़ादी के लिए तो करा ही, लेकिन हिंसा का इस्तेमाल किया। तो न्यायालय ने क्या करा, 1794 में इसको मृत्युदंड की सज़ा दी, इस व्यक्ति को मृत्युदंड की सज़ा दी गई, भले ही आज़ादी की लड़ाई लड़ा, फिर भी हिंसा का इस्तेमाल करा, इसी कारण 1794 में इनको मृत्युदंड की सज़ा दी गई। तो आप बताइए मैक्सिमिलियन जो थे, मैक्सिमिलियन जो भी हैं, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जो हैं, ये अच्छे व्यक्ति थे या खराब व्यक्ति, जो भी है आप अपना राय दीजिएगा जरूर। फिर 1795 क्या हुआ, फिर से एक नया संविधान बना, क्योंकि इसमें मैक्सिमिलियन जो थे इन्होंने बहुत सारे बदलाव किए, बहुत सारे चेंजेस लोगों के अंदर चेंजेस लाए। तो 1795 में एक नया संविधान बना इनके मरने के बाद। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट आए, एक महान व्यक्ति थे, इन्होंने बहुत अच्छा काम करा, लोग देश को जोड़ने के लिए जनरली काम करा इन्होंने। ये खुद को क्या करा, स्वयं को प्रधान घोषित कर दिया, इन्होंने कोई लोगों ने नहीं चुना, एक खुद मान ले कि हम राजा हैं, हमसे आज से प्रधान है, सोच लो, ये खुद मनमानी मान लो, अच्छे व्यक्ति थे, खुद को घोषित कर दिए, तो इनको एक खुद प्रधान बन गए। तो ये सारी कामें हुई, ये क्या था, हमारा घटनाक्रम था, कैसे कैसे कोई चीज़ें क्या हुई। तो याद रखना है, जो नया वाला संविधान लगा हुआ 1795 में न्यू संविधान हुआ, ठीक है। प्रथम संविधान पूछेगा फ्रांस का, तो वो भी याद रखना है कि 1791 में संविधान लागू हुआ था। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं कि फ्रांस की क्रांति तो हो गया भाई, अब होने के बाद इससे परिणाम क्या होंगे, क्या क्या रिजल्ट्स हुए, क्या क्या चेंजेस हुए, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना जानना। तो पहला तो बात यह कि जो पुरातन व्यवस्था था, यानी एंशियंट रिजीम थी, उस सबको खत्म कर दिया, जो भी टेक्निक थे, जो भी नियम कानून, सबको खत्म। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का एक टर्म आया, यानी इस चीज़ का बढ़ावा दिया गया। स्वतंत्रता यानी सब कोई आज़ाद है, सबको समान मिलना चाहिए। बंधुत्व यानी सब क्या है, भाईचारे की तरह, यानी कि लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टेनिटी का एक टर्म लाया गया और इसको बढ़ावा दिया गया, ठीक है। जो सामंतवाद था उसको खत्म कर दिया। सामंतवाद का मतलब होता है कि जो कुलीन लोग हैं वही राज करेंगे, वो क्या करेंगे, गरीब लोग को सताएंगे। सामंतवाद मतलब वही होता है, जो राजा है वो क्या करेगा, गरीब लोगों को सजाएगा, जो कुलीन है वो सजाएगा, क्या करेगा, कष्ट देगा गरीब लोगों को। तो ये जो सामंतवादी विचार था तो उसको खत्म कर दिया गया, सामंतवाद को खत्म कर दिया गया, पूरी तरह से खत्म हो गया फ्रांस की क्रांति के बाद। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष।
लोग धर्मनिरपेक्ष हो गए। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या हुआ, अब लोगों के पास एक थोपा नहीं गया कि आप कैथोलिक बनो चाहे ये बनो, आपको जो मन करे वो आप क्या करो, धर्म को फॉलो करो। तो आपको धर्म को फॉलो नहीं करना नहीं फॉलो करो, पूजा करना है करो, नहीं करना है नहीं करो। यानी कि आप धर्मनिरपेक्ष बन गया था पूरी तरह से। जनतंत्र की बात की जाने लगी, लोकतंत्र जनतंत्र हो गया। पहले क्या था, राजतंत्र था, अब क्या हो गया, जनतंत्र हो गया, यानी कि पावर जो है जनता के पास हो गई। फिर व्यक्ति को वैल्यू देना जाने लगा, बहुत ज़्यादा वैल्यू। समाजवाद का बढ़ावा दिया गया। समाजवाद के अंदर क्या होता है, गरीब लोगों को आगे बढ़ाना, उसको बराबरी में लाना, इसी को बोलते हैं समाजवाद। तो समाजवाद को बढ़ावा दिया गया। फिर साथ में देखिए, वाणिज्य और व्यापार काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा, इतना तेज़ी से आगे बढ़ा कि वर्ल्ड में सेकंड नंबर पहुंच गया। फर्स्ट में इंग्लैंड ऑलवेज था, लेकिन सेकंड नंबर पहुंच गया। सोचो, फ्रांस की क्रांति जो सबसे कर्जा में था, सोच लो, उसने अमेरिका का सपोर्ट भी करा, कर्जा में था, अच्छी स्थिति नहीं था, टैक्स वगैरह वसूले जा रहे थे, लेकिन इसने बनना वाणिज्य और व्यापार को बढ़ा के पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आ गया। सोच लो कितना बढ़िया काम किया। ये फ्रांस की क्रांति के बाद ऐसा हुआ। जो भी व्यापार के अंदर थे, व्यापार में जो भी प्रतिबंध थे उस सबको हटा दिया गया, जिससे व्यापार भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। ये बात याद रखी थी। दास प्रथा, लोग क्या करते, दास बनाते थे, जो गरीब लोग हैं उनसे काम करवाते थे अमीर लोग। ये सारे सिस्टम को हटाया गया, दास प्रथा को एकदम बिल्कुल जीरो कर दिया गया। और इन्होंने कानून लाया था, दास मुक्त कानून, जो कि 1794 में लाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दास मुक्त कानून जो लाया गया था, 1794 में लाया गया था। यानी कोई भी अगर आपको दासी बना रहा है या दास अगर आपको ट्रीट कर रहा है तो उसको अब जेल हो सकता है, उसको उम्र कैद हो सकती है। ये सारी बातें थी, ठीक है। एक कन्वेंशन की 1794 में ये हुआ। फिर देखो ये नेपोलियन नेपोलियन बोनापार्ट्स हैं। हम्म, फिर क्या, 17, हाँ ये याद रखो, 1848 की बात करते हैं। 1848 में क्या हुआ, आखिरी तौर पे माना जाता है कि दास प्रथा खत्म हुआ 1848 में। ऐसा नहीं कि दास प्रथा सिर्फ फ्रांस में ही था, फ्रांस के जो उपनिवेश थे, उपनिवेश का मतलब क्या था, जिसपे फ्रांस का कब्जा था, उस वहाँ से भी क्या होगा, दास प्रथा को हटा दिया। यानी कि अंतिम से पूछा कि दास प्रथा कब खत्म हुआ, तो आपको बोलना है 1848 में ये खत्म हुआ। क्लियर है, 1848 में क्या हुआ, दास प्रथा पूरी तरह से खत्म हुआ, अंतिम रूप से खत्म हुआ, ठीक है। फिर से एक परिणाम ये भी हुआ कि शिक्षा में काफ़ी बढ़ावा मिला, लोगों को पढ़ने की पढ़ाई वढ़ाई पर ध्यान देना जाने लगा देश के अंदर। इसके कारण क्या हुआ, पहली बार जो यूनिवर्सिटी बनाया गया, पेरिस यूनिवर्सिटी बनाया गया, पेरिस यूनिवर्सिटी, समझ रहे हो। फिर नेशनल कैलेंडर जारी किया गया, जो कि ऋतु के आधार पर रखा गया, जिसमें 12 महीने होगा थे, जैसे कि ब्रेमियर, थर्मिडार, इस तरह के टर्म का इस्तेमाल किया जाने लगा। ब्रेमर मंथली के नाम के लिए, ब्रेमियर, थर्मिडार, ये सब चीज़ें टर्म का इस्तेमाल किया जाए, यानी कि ऋतु के आधार पर नेशनल कैलेंडर बनाया गया। ये बातें हुई, परिणाम ये हुए। फिर देखो परिणाम क्या हुआ, ये थोड़ा सा दुखद वाली बात है। आज़ादी का बहुत साल भी हो गया, फिर भी महिलाओं को अधिकार नहीं मिला वोट देने का। तो महिलाओं ने क्या करा, आज़ादी के बाद, नई फ्रांस की क्रांति के बाद इन महिलाओं ने क्या करा, आंदोलन शुरू करा। और आंदोलन जो था एक संस्था के द्वारा किया जा रहा था, एक संस्था बनाया गया महिलाओं के द्वारा, उसका नाम था द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकेशंस वुमेन्स। द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकेशंस वुमेन करके एक सोसाइटी बनाया गया या संस्था बनाया गया, जो भी बोल सकते हो आप। उसको लीड कर रही थी एक महिला थी, नेत्री थी, जनरली अभिनेत्री थी, इनका नाम था ओलंप दे गुज। ओलंप दे गुज इसका क्या कर रही थी, इसको लीड कर रही थी। फिर जाके बहुत सालों बाद 1946 में 1946 में क्या क्या हुआ कि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब दिया गया था। बोलना है आपको 1946 यानी कि 1946 में, 1946 में दिया गया ये अधिकार। अब देखो क्या हुआ, अदर कंट्री पे भी ऐसा नहीं है कि फ्रांस की क्रांति हुआ है अगल बगल वाला कंट्री इफेक्ट ना हो, ऐसा कैसे नहीं हुआ है। जैसे देखो युद्ध भी होता था, अगल बगल के कंट्री बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ते हैं। तो वही बात है, फ्रांस की क्रांति हुआ तो बहुत सारे कंट्री इफेक्ट हुए। जैसे कि पहला नाम आता है इटली का। इटली पहले क्या था, बहुत सारे पार्ट्स में बटा हुआ था। तो जो नेपोलियन बोनापार्ट्स थे, इनको बहुत महान व्यक्ति माना जाता था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या करा, इटली में गए, घूमने गया, वहाँ में लोगों को समझाया, उन्होंने क्या करा, सबको एकजुट करा, ठीक है, लड़ाई लड़ी एकजुट करने के लिए, समझ रहे। पहला काम तो ये हुआ। दूसरा है जर्मनी इफेक्ट कैसे पड़ा। जर्मनी पहले 300 स्टेट में डिवाइड था, सोच के देखो 300 स्टेट में डिवाइड था जर्मनी, छोटा 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 छोटा, ऐसे ऐसे, समझ रहे हो। तो जर्मनी को क्या करा गया, इन्होंने क्या करा, 38 स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि सबको जोड़ते 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 इन्होंने 38 स्टेट ला दिया। कौन, तो हमारे नेपोलियन बोनापार्ट्स। और यही इसी को बोला था जर्मनी का एकीकरण। तो याद रखिएगा, जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान किसका है, तो नेपोलियन बोनापार्ट्स का। ये आपसे पूछेगा कि जर्मनी का एकीकरण किसने करा, तो डायरेक्ट बोलिएगा नेपोलियन बोनापार्ट्स। उसने 300 स्टेट को 38 स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। फिर पोलैंड पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। पोलैंड पे पहले देखो क्या था, पोलैंड पे बहुत सारे लोगों का हक था पहले,
जैसे रूस इस पर कब्जा किया हुआ था, कुछ पार्ट से गिरा हुआ था। प्रसा हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, इस सब क्या था, ये हर एक पार्ट में डिवाइडेड था। लेकिन पोलैंड ने भी लड़ाई लड़ी, फिर क्या हुआ, एक खुद एक नया देश बन के उभरा पोलैंड। ठीक है, पोलैंड में ये बातें हुई। इंग्लैंड की बात करते हैं। तो इंग्लैंड में क्या हुआ, इंग्लैंड में भी इंटरनली चेंज आने लगे लोग के अंदर, उन्होंने भी बात करना शुरू कर दिया, स्वतंत्रता, समानता और प्रभुत्व की बात करना शुरू कर दिया। इंग्लैंड में क्या हुआ, 1832 ईस्वी में संसदीय सुधार अधिनियम लाया गया। संसदीय सुधार अधिनियम में क्या हुआ कि जो जमींदार प्रथा था उसको क्या हुआ, खत्म कर दिया गया और काफ़ी ज़्यादा औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा गया। तो इंग्लैंड क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया और नंबर 1 पे पहुंच गया इंग्लैंड। ठीक है, आगे देखिए कुछ वर्ष है जो काफ़ी ध्यान देने की बात है। 1789 में बुर्जुआई, ये मध्यम वर्गीय क्रांति था। ठीक है, बुर्जुआई क्रांति इसको बोलते हैं। जो फ्रांस की क्रांति है उसको मध्यम वर्गीय क्रांति बोलते हैं या बुर्जुआई की क्रांति बोलते हैं। ठीक है, इतिहासकारों का मानना था कि मध्यम वर्गीय क्रांति है, क्योंकि मध्यम वर्गों ने क्या करा था, स्टार्ट करा था ये पहल। ये वाले पॉइंट याद रखना है। 1789 में बुर्जुआई क्रांति हुई या मध्यम वर्गीय क्रांति हुई, यानी फ्रांस की क्रांति को आप बोल सकते हो ऐसे। फिर है 4 अगस्त 1789 को क्या हुआ था, नेशनल असेंबली का गठन हुआ था, जो कि क्या करा, सामंतवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया। सामंतवाद का मतलब जो राजा था वो पावरफुल हुआ करता था, वो फोर्स करता था गरीब लोगों को, उसको खत्म कर दिया गया। फिर 1789 से 1815, इसमें क्या हुआ, मिडिल क्लास काफ़ी ज़्यादा हावी हो गया। अब देखो मिडिल क्लास को पावर मिल गया 1789 से 1815 के बीच में, तो काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया, हावी हो गया और गरीब लोग को समझना बंद कर दिया। यानी नेशनल असेंबली के लोग गरीब लोग को उतना नहीं वैल्यू दे रहे थे, मिडिल फैमिली वहीं राज कर रहा था। तो यही दिक्कत वाली बात है, तो ये पॉइंट्स थोड़ा याद रखना है आपको। फिर जैकोबिन दल के बारे में बात करते हैं। तो जैकोबिन दल जो था, आतंक का राज इसी ने स्टार्ट करा था। इसने क्या करा था, जितने भी बड़ा बड़ा लोग था सबको फांसी देना स्टार्ट कर दिया ये। ठीक है, और फिर क्या करा, इन्होंने संविधान लाया, नया से तरह से संविधान लाया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ावा दिया गया। तो ये कुल मिलाकर था फ्रांस की क्रांति। ठीक है, इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, याद कीजिएगा, ये खत्म हो गया। ठीक है, थैंक यू।